हाँ जी दोस्तों, तो बचे हुए 3 सेक्शन और कर लेते हैं, फिर हमारा एक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। सबसे पहले सेक्शन नंबर आता है 28, फिर 29, फिर 30 करेंगे। ये सेक्शन 328 लिखा है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज सेक्शन नंबर 28 ओनली, ठीक है ना। सेक्शन नंबर 28 है साइटेशन ऑफ इनएक्टमेंट, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सेक्शन को बकायदा कई जगहों पे छोड़ दिया जाता है, कवर इसको नहीं कराया जाता। हमारे मॉड्यूल में लिखा हुआ है, हम इसको पढ़ के समझ के आगे बढ़ जाएंगे, बट ज्यादा रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, कुछ ऐसी खास बात इसके अंदर कर ही नहीं रहा है, ठीक है। पर देख लेते हैं बाकी 29 और 30 को है रेलिवेंट, उसको हम देख के चलेंगे। क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 28 कि इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन एंड इन एनी रूल बाय लॉ इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट मेड अंडर और विद रेफरेंस टू एनी एक्ट और रेगुलेशन एनी इनएक्टमेंट may be cited by reference to title or short title if any conferred thereon or by reference to number and year thereof, and any provision in an enactment may be cited by reference to the section or subsection of the enactment in which the provision is contained। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी रूल्स, कोई भी बायलॉज, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कुछ यूज किया जा रहा है, कुछ जारी किया जा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है उसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा, उसको रेफरेंस देना पड़ेगा किस चीज का, जो भी उस एक्ट का टाइटल होगा। मतलब कि कोई रूल आप बना रहे हो, वो रूल किस एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल है और उस एक्ट का नाम क्या है, टाइटल या शॉर्ट टाइटल क्या है, वो आपको मेंशन करना होगा। जो भी आप नोटिफिकेशन रूल निकाल रहे हो उसका एक रेफरेंस नंबर होना जरूरी है और किस साल में वो आया। ऑब्वियस ही बात है ना कि अगर 10 साल के बाद चेक किया जाएगा कि भाई साहब ये नोटिफिकेशन कब आया था, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या इस नोटिफिकेशन का नंबर था, उसका रेफरेंस नंबर क्या था और किस साल में वो आया था, वो होना भी जरूरी है। मतलब ये उस तरीके की उसकी एसेंशियल चीज है जो कि उसके अंदर होनी चाहिए। और किस रेफरेंस से है, मतलब कि उस नोटिफिकेशन का इफेक्ट किस सेक्शन में पड़ेगा, किस सब सेक्शन में पड़ेगा हमारे इनएक्टमेंट के, उसको भी आपको उसके अंदर मेंशन करना जरूरी है। उस रूल बायलॉज इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको उसको भी मेंशन करना जरूरी है। तो कहा जा रहा है कि किसी भी एक्ट, मतलब कोई भी रूल्स, कोई भी बायलॉज, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर इश्यू किए जाते हैं किसी भी एक्ट के, जो कि ऑब्वियसली सेंट्रल एक्ट के होंगे, तो उसमें क्या क्या चीजें होना जरूरी है, किस किस चीजों का रेफरेंस होना जरूरी है। तो रेफरेंस होना चाहिए कि टाइटल या शॉर्ट टाइटल कौन से एक्ट का है, क्या उस नोटिफिकेशन रूल का सीरियल नंबर है, सीक्वेंस नंबर है, किस ईयर में वो आया है और किस सेक्शन या सब सेक्शन से वो रिलेटेड है, किससे वो अफेक्टेड है। नंबर 1। नंबर 2, कहा जाता है कि अगर उसके अंदर रेफरेंस दिया गया, सपोज करो कंपनीज एक्ट का कोई नोटिफिकेशन आया, कोई रूल आया और उसमें रेफरेंस दिया हुआ है सेबी एक्ट का भी, तो ऑब्वियस ही बात है कि सेबी एक्ट के भी उस पर्टिकुलर सेक्शंस को, उस पार्ट को जिसका रेफरेंस उसके अंदर दिया गया होगा, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, उसको भी इंक्लूसिव माना जाएगा। ये बात आपको बता रहा है इसके पॉइंट नंबर 2 में। क्या कह रहा है, इन दिस एक्ट एंड इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अ डिस्क्रिप्शन और साइटेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ अनदर इनएक्टमेंट, किसी और इनएक्टमेंट का कोई भी डिस्क्रिप्शन है, कोई भी पोर्शन है, शेल अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर, ऑब्वियस बात इसको तो छोड़ दो आप, बी कंस्ट्रूड एज इंक्लूडिंग द वर्ड सेक्शन और अदर पार्ट मेंशन्ड। मतलब कि जो भी आपके रेगुलेशंस के अंदर कोई भी अगर दूसरे एक्ट का कोई पार्ट को यूज किया गया है, तो हम मान के चलेंगे कि वो भी इंक्लूसिव है, आपको उसको भी रेफर करना है और उसका भी पूरा का पूरा इंपैक्ट उसके अंदर पड़ेगा। as forming the beginning and the forming and end of the portion comprised in the description और citation। तो वो चीज भी आपकी प्रॉपर डिस्क्रिप्टेड होनी चाहिए, उसका भी रेफरेंस प्रॉपरली उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात थी, कुछ खास ऐसा नहीं है और रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है ये, आप ऐसा कह सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई जगहों पे छोड़ा जाता है, बस हमने पढ़ के खत्म कर लिया मोटा मोटा ना। बचे हुए 2 सेक्शन और आते हैं। सबसे पहला है सेक्शन नंबर 29, जो कि बात करेगा क्या, सेविंग फॉर प्रीवियस इनएक्टमेंट रूल्स एंड बायलॉज। बहुत अच्छी बात कह रहा है ये कि पुराने इनएक्टमेंट जो है उनकी सेविंग के ऊपर बात की जा रही है, उनके रूल्स की सेविंग के ऊपर बात की जा रही है, उनके बायलॉज की सेविंग के ऊपर बात की जा रही है। बहुत ही छोटी सी बातों में यहां लिखा गया है, लेकिन इसका मीनिंग काफी समझने लायक है। तो एक बार पहले इसके लॉ को पढ़ लेते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल में सेट करके समझेंगे। कह रहा है क्या, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिस्पेक्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्ट्स, रेगुलेशंस, रूल्स और बायलॉज मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। हमने देखा इसके अंदर काफी सारे कंस्ट्रक्शन के रूल्स थे, जैसे कि हमने देखा था जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेक्शन नंबर 5 से लेकर 13 तक, तो इस टाइप के कई सारे रूल्स थे। तो कहा जा रहा है क्या कि इस टाइप के जो भी रूल हमने पढ़ा है, जो कि काम आता है किसी भी एक्ट में, रेगुलेशंस में, रूल्स वगैरह में, और भी सेक्शनों के अंदर, मतलब इस एक्ट के अंदर जितनी बातें हमने पढ़ी है, ठीक है जी, shall not affect the construction of any act, regulation, rule or bylaw is continued or amended by an act, regulation, rule or bylaw made after the commencement of this act। अब ये क्या गया, कई सारे एक्ट की बात होगी, तो इसको आप इस तरीके से समझो कि आपका ये एक्ट आया 1897 में,
ठीक है ना। अब ये कहा गया है कि 1897 में के बाद जितने भी आपके सेंट्रल एक्ट्स आएंगे उन सभी एक्ट के कंस्ट्रक्शन के रूल के ऊपर ये जनरल क्लॉजेज एक्ट जो होगा वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद लेट्स से हम कहते हैं कि 1897 के बाद आपका 1901 में कोई एक्ट आया, तो इसको जो कंस्ट्रक्ट किया गया होगा उसके ऊपर आपका ये 1897 का एक्ट के रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। ये हमने पढ़ा है पूरे एक्ट के अंदर। अब ये कहा जा रहा है कि सपोज करो किसी और फर्दर ईयर में, लेट्स से सन 1905 में कोई एक एक्ट आया और उस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट किया गया है किसी ऐसे एक्ट का जो कि 1890 में आ रखा था, मतलब पुराना एक्ट है, ठीक है ना। ये कंटिन्यूएशन में चलता आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, इस पे 1897 वाला एप्लीकेबल नहीं था। और इस एक्ट के अंदर कोई अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करने के बाद इस एक्ट का जो रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा उस पे 1897 का एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कि किसी भी पुराने एक्ट, प्रीवियस इनैक्टमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए या फिर उसमें कोई अमेंडमेंट करने के लिए अगर कोई एक्ट बनाया गया है तो उस पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर जो अमेंडेड एक्ट होगा उसके ऊपर 1897 वाला आपका एक्ट का कंस्ट्रक्शन के रूल्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब जो अब नया आएगा, लेट्स से 1819 अमेंडेड एक्ट आपका आएगा, ठीक है ना। अब ये अमेंडेड एक्ट जो आ रहा है ये लेट से आ रहा है 1905 में, तो क्या इसके ऊपर ये जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लगने चाहिए? क्योंकि है तो इसके बाद का, नहीं, इसके ऊपर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्ट ऐसा है जो कि पुराना है और कंटिन्यूएशन में चलता आ रहा है, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट की गई है और वो अमेंडमेंट एक्ट का पार्ट है, तो इसके ऊपर जो 1897 के प्रोविजंस थे वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये बात कह रहा है आपको सेक्शन नंबर 29। समझ लेते हैं एक बार और। कह रहा है द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिस्पेक्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्ट रेगुलेशन रूल्स और बायलॉज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ये तो कह गया कि इस एक्ट के कहीं ना कहीं प्रोविजंस ये अफेक्ट नहीं करेंगे किसको? कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी एक्ट रेगुलेशन रूल और बायलॉज इज कंटिन्यूड और अमेंडेड। मतलब कि किसी भी पुराने एक्ट को कंटिन्यू रखा जा रहा है, इसको अमेंड किया जा रहा है किसी एक एक्ट के जरिए। मतलब ऑब्वियसली बात है उसका अमेंडमेंट एक्ट लाया जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई पुराना एक्ट है 1897 से पहले का, उसका अमेंडमेंट एक्ट लाया जा रहा है इसके बाद, तो इस अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर कहा जा रहा है कि ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। रेगुलेशन रूल्स बायलॉज मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद कोई अमेंडमेंट एक्ट लाया जा रहा है किसी पुराने एक्ट का, तो इस अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर इसका रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ये बात कह रहा है आपको सेक्शन नंबर 29। आई होप अब समझ में आ गया होगा। अगला आता है सेक्शन नंबर 30, बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट, बिल्कुल अलग सी बात कह रहा है। क्या कह रहा है कि ये जो एक्ट है क्या ये ऑर्डिनेंस पे एप्लीकेबल होगा, और अगर होगा तो कौन कौन से ऑर्डिनेंस के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। ऑर्डिनेंस का जनरल मतलब आप समझ सकते हो ऑर्डर्स, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं, कहा जा रहा है कि इस एक्ट को क्या उन गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, तो बिल्कुल किया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं और कुछ कुछ जगहों पे किया जाता है, उसको आपको समझना है। क्या कह रहा है देखते हैं, एक बार पहले पढ़ते हैं फिर इसको तोड़ तोड़ के एग्जाम्पल में लेके आएंगे। कह रहा है इन दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सेंट्रल एक्ट वेयर एवर इट अकर्स एक्सेप्ट इन सेक्शन 5 एंड द वर्ड एक्ट इन क्लॉजेस this of section 3 and in section 25 shall be deemed to include ordinance। अब पहले इतने को समझते हैं कि कहा गया कि इस एक्ट के अंदर जहां जहां सेंट्रल एक्ट यूज हुआ है, wherever it occurs, किसको छोड़ दो आप? सेक्शन नंबर 5 को छोड़ दो। इसके अलावा जहां जहां यूज किया गया है सेंट्रल एक्ट, या फिर कई जगह वर्ड यूज किया गया एक्ट, जिसको कि हमने मान लिया था कि भाई साहब एक्ट कह रहा है या एनी एक्ट कह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पर्पस के लिए, मतलब द जनरल क्लॉजेज एक्ट के लिए अगर एक्ट लिखा गया तो इसका मतलब ही क्या होता है? सेंट्रल एक्ट, ठीक है ना। तो अगर कहीं पे एक्ट भी लिखा गया, कहां कहां पे? इन क्लॉजेज दिस सेक्शन 3 जो डेफिनेशन का सेक्शन था उसके जितने भी ये क्लॉजेज थे, इन सभी में जहां जहां एक्ट यूज हुआ, या फिर सेक्शन नंबर 25 देखा आपने रिकवरी ऑफ फाइन्स का, वहां पे भी एक्ट यूज हुआ, तो उन सभी जगहों पे जहां जहां सेंट्रल एक्ट यूज किया गया है, मतलब हर जगह एक्सेप्ट 5 में छोड़ दो एंड द वर्ड दिस इनको छोड़ दो। मतलब कि सेंट्रल एक्ट पूरे आप जनरल क्लॉजेज एक्ट का हर जगह का सेंट्रल एक्ट उठा रहे हो, लेकिन किनको छोड़ देना? आपको सेक्शन 5 वाले को छोड़ देना है, और इन सभी जगहों को, सेक्शन 3 के इन सभी क्लॉजेज को छोड़ देना है, और सेक्शन नंबर 25 को छोड़ देना है। इनको छोड़ दो, मतलब ये नेगेटिव लिस्ट हो गई। तो इनको छोड़ के बाकी जहां जहां पे भी सेंट्रल एक्ट यूज हुआ है, उन सभी जगहों पे सेंट्रल एक्ट के साथ साथ जोड़ा जाएगा ऑर्डिनेंस को भी। मान लिया जाएगा कि ऑर्डिनेंस भी उस जगह पे जुड़ा हुआ है। मतलब इन जगहों को छोड़ के बाकी सभी जगहों पे जहां जहां सेंट्रल एक्ट लिखा गया है, उन सभी जगहों पे सेंट्रल एक्ट के साथ साथ आपको ऑर्डिनेंस भी इंक्लूड करना है, ठीक है जी। अब ऑर्डिनेंस किसके द्वारा आया? तो ऑर्डिनेंस आया है या तो गवर्नर जनरल के द्वारा। अब गवर्नर जनरल की बात होगी तो ऑब्वियस बात है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बात होगी। तो ऑर्डिनेंस लाया गया गवर्नर जनरल अंडर सेक्शन 23 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की बात हो गई। सेक्शन नंबर 72 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 की बात हो गई।
सेक्शन नंबर 42 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात होगी। तो ये सारी बात होगी कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले की। अच्छा, उसके बाद की अगर बात करें तो उसके बाद अगर कोई ऑर्डिनेंस आया है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो ऑर्डिनेंस आएगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा आएगा। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन सभी ऑर्डिनेंस को इंक्लूड किया जाएगा सेंट्रल एक्ट के अंदर, इन सेक्शनों को, इन क्लॉजेस को छोड़ के। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया है कि ये एक्ट किन किन ऑर्डिनेंस पे एप्लीकेबल होगा। तो ये एक्ट गवर्नर जनरल के, ये 3 एक्ट के जो भी ऑर्डिनेंस होंगे उन पे एप्लीकेबल होगा। ये एक्ट प्रेसिडेंट के जो भी ऑर्डिनेंस आएंगे अंडर आर्टिकल 123 उन पे भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन इन सेक्शनों को छोड़ के, सेक्शन 5, सेक्शन 25 और सेक्शन 3 के ये कुछ क्लॉजेस, इनको छोड़ के बाकी सभी जगहों पे ये एप्लीकेबल होगा। तो मोटा मोटा आपको ये हल्का फुल्का याद रखना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में या फिर छोटे मोटे केस स्टडी के फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऑर्डिनेंस इंक्लूड होंगे सेंट्रल एक्ट के अंदर और किन किन सेक्शनों में ये नेगेटिव काम करेगा, मतलब उनमें आपको ऑर्डिनेंस को इंक्लूड नहीं करना है। सेक्शन 5, सेक्शन 25 तो आपको याद हो गया मेरे हिसाब से अभी के अभी। सेक्शन 3 के कौन कौन से क्लॉजेज है ये आपको और एक तरीके से रट लेना है, और कुछ दिक्कत इसके अंदर नहीं है, एक सिंपल एप्लीकेशन की बात कर रहा है बस। चलिए जी, कुल मिला के हमने 1 से लेकर 30 सेक्शन तक सारा का सारा निपटा दिया। हमारा जनरल क्लॉजेज एक्ट पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। अब बचता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, जो कि हम करेंगे पहले एमसीक्यू की, फिर करेंगे हम केस स्टडीज की। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है तो उसको इग्नोर नहीं करना, उससे ही आपको एट द एंड रियलाइज होगा कि आपने ओवरऑल क्या पढ़ा, उसकी क्या समरी बनी और आपके दिमाग में कितनी बातें रह गई हैं। तो उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, मिलते हैं उसमें। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।